हेलो गाइस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ESXi सर्वर की VMs हमने क्रिएट की है एक हाइपरवाइज़र ESXi के ऊपर, और उसके बाद हम इस ओपन फाइलर को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने जस्ट VM अभी पावर ऑन की है, और पावर ऑन होने के बाद ये हम इसका GUI से एक्सेस करेंगे। GUI से एक्सेस करने के लिए इसमें एक URL दिया गया है https://172.1.232:446। बट उसमें लॉगिन लेने से पहले मैं कमांड लाइन से जरूर लॉगिन लूँगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने पासवर्ड सेट किया था, मैं उस पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। तो ये मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग अपने इंटरफेस का अगर आईपी दिखना चाहें तो हमारे इंटरफेस का आईपी हमें नज़र आ रहा है 172.16.1.232 हमें नज़र आ रहा है। हम यहाँ से बैठ के अपने गेटवे को भी पिंग करके चेक कर सकते हैं, तो हमें अपने गेटवे से रिस्पॉन्ड हमें आ रहा है। तो ये मशीन अभी सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है और नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग अब GUI की तरफ चलते हैं। तो इस अप्लाइंस को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। वेब ब्राउज़र के पोर्टल पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जाने के बाद HTTPS और आप उस अप्लाइंस का IP विद उसका पोर्ट नंबर 446, ये डिफ़ॉल्ट होता है इसके मैनेजमेंट कंसोल का। तो यहाँ पे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यूज़र नेम में आपको रहेगा ओपन फाइलर ही आएगा, और पासवर्ड में पासवर्ड होगा स्मॉल लेटर्स में, सारे वर्ड स्मॉल लेटर में होंगे, कोई भी कैपिटल नहीं होगा। PASSWORT। देन उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आपको ओपन फाइलर का ये ऑप्शन नज़र आएंगे काफ़ी सारे। तो इसमें सबसे पहले इसका होस्ट नेम अगर देखें तो sand.nas के नाम से है। इसका IP एड्रेस हमें नज़र आ रहा है, कर्नल वर्जन नज़र आ रहा है, और डिस्ट्रॉय नेम के नाम से भी ये नाम शो कर रहा है, ओपन फाइलर NAS के नाम से है। इसको स्टार्ट हुए 1 मिनट हो चुका है। करंट यूज़र 0 लॉगिन है। लोड एवरेज अभी इस पर ना के बराबर कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा है। ईथरनेट पे अगर देखें तो रिसीव पैकेट और सेंड पैकेट कितने हैं और कितने एरर्स आए वो आपको यहाँ शो करेगा। बट इस हार्डवेयर के ऊपर जिस पे डिप्लॉय किया गया है उसका प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं, मॉडल क्या है उसका, उसका CPU क्या है, उसकी कैशे क्या है, और उसके अंदर आपके कौन कौन से कार्ड्स या फिर कौन कौन से हार्डवेयर पेरिफेरल्स कनेक्टेड है, ये आपको शो करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आएगी वो नीचे की सबसे पहले आपको नज़र आएगी माउंट फाइल सिस्टम में, जो कि हमने माउंट फाइल सिस्टम जो क्रिएट किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था बूट पार्टीशन, जिसकी कैपेसिटी हम लोगों ने 100 MB की आसपास दी थी, और 100 MB में से हमने 17.51 MB यूज़ कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ स्पेस इतना फ्री है। दूसरा पार्टीशन बनाया था हम लोगों ने रूट पार्टीशन, जो कि रूट पार्टीशन हमने 4 GB के आसपास एलोकेट किया था, जिसमें से 1.31 GB कंज्यूम हो चुका है और रेस्ट ऑफ स्पेस अभी फ्री अवेलेबल है। तीसरा पार्टीशन था हमारा स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन इसमें आपको अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो मेमोरी पार्ट में आता है। तो मेमोरी पार्ट में अगर देखें तो डिस्क स्वैप के नाम से आपको यहाँ नज़र आएगा, जो 8 GB का हम लोगों ने कैपेसिटी दी थी, तो अभी ये अनयूज्ड में है और अभी 8 GB हमें फ्री नज़र आ रहा है। तो ये एक आपका कंसोल है जिसमें हमें यहाँ पे सारी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएंगी। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को सिस्टम पे जाना होगा। सिस्टम में सबसे पहले आपको नज़र आएगा क्या इसका नाम भी चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। DNS IP भी, सेकेंडरी DNS गेटवे IP आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर ईथरनेट में जाकर आप IP भी इसकी मॉडिफाई यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। अगर आप लाइनक्स इन्वायरमेंट में ईजी हैं तो आप लाइनक्स इन्वायरमेंट की कमांड लाइन से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने नेम के अंदर हम एक पहले नेटवर्क एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी हम ओपन फाइलर को कॉन्फ़िगर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि कौन से सोर्स नेटवर्क से रिक्वेस्ट आती है जिसको ये ओपन फाइलर अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, लाइक NFS, iSCSI या फिर CIFS या फिर FTP, जो भी सर्विस आप देना चाहें। तो अभी हम इसको एक नाम देंगे जो कि मेरा होम नेटवर्क के नाम से मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, होम नेटवर्क। नेटवर्क तो नेटवर्क एड्रेस जो रहेगा मेरा 172.16.0.0, और जो सबनेट मास्क होगा वो सबनेट मास्क होगा आपका 255.255.254। ये हमारा सबनेट मास्क रहेगा। बेसिकली मैंने यहाँ पर /23 का इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 510 IP मुझे यूजेबल मिलेंगे,
और ये मेरा टाइप रहेगा शेयर। इसको सिर्फ मुझे अपडेट करना है। जैसे अपडेट करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे आपको नज़र आएगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप डिलीट के नीचे ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। बट अभी हमें डिलीट नहीं करना, अभी हम इसको आगे यूज़ करना चाहते हैं। तो ये पहला स्टेप था जिसमें हम लोगों ने अपने इस इन्वायरमेंट को जो कन्फिगर किया है वो एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया है। उसके बाद हमारा वॉल्यूम के टैब पे जाएंगे। वॉल्यूम के टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे फिज़िकल आपको वॉल्यूम डिफ़ाइन करना होगा। कितने वॉल्यूम्स है? बेसिकली हमारे पास दो फिज़िकल वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब हमारे पास दो हार्ड ड्राइव्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हार्ड ड्राइव हम लोग यूज़ कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, स्वैप के लिए, बूट के लिए और रूट के लिए। और जो सेकेंड हार्ड ड्राइव है जो 400 GB है, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे, अब इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे डेटा स्टोर के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू फिज़िकल वॉल्यूम का एक ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आएगा। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस करना शुरू करेगा और आपको यहाँ पे जितने भी हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं आपके सिस्टम में वो सारी शो करेगा। तो एस डी ए को अभी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हम लोग यूज़ करेंगे एस डी ए बी को करेंगे। तो एस डी ए बी भी आप सेलेक्ट करेंगे। एस डी ए बी पे जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि इसका मोड प्राइमरी रहेगा, पार्टीशन हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन नहीं फिज़िकल वॉल्यूम रहेगा, स्टार्टिंग सिलेंडर और एंडिंग सिलेंडर ये बेसिकली हार्ड डिस्क के पर सिलेंडर से ही कैलकुलेशन होती है। तो हम इसको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रखेंगे और इसको सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पार्टीशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा फिज़िकल वॉल्यूम। तो ये हमारा फिज़िकल वॉल्यूम मैप हो गया, जिसमें आपको नज़र आएगा कि लाइनक्स फाइल लाइनक्स फिज़िकल वॉल्यूम के नाम से आ रहा है 381.46। हमने जो कैपेसिटी ली थी 400 GB की ली थी, उसमें से कुछ स्पेस सिस्टम ने अपने लिए यूज़ करेगा, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ स्पेस बचता है 381 GB हमें एलोकेट किया। अगर यहाँ से आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। सिलेंडर साइज को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं डिलीट करने के बाद। तो अभी हमें इसी सेटिंग्स के ऊपर हम रहेंगे फ़िलहाल अभी। उसके बाद फिर हम लोग राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा ऐड वॉल्यूम। ऐड वॉल्यूम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम का नाम देना होगा। तो मैंने खाली इसका नाम रखा 1 हार्ड डिस्क और इसको सेलेक्ट करा। जैसे मैंने पिछले स्टेप के अंदर एक हार्ड डिस्क को यहाँ पे फिज़िकल वॉल्यूम से कनेक्ट किया था, वैसे मल्टीपल हार्ड ड्राइव में जाकर मेरे को एक एक करके ऐड करने होंगे। और जैसे मैं ऐड वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ इस स्टेप पर आता हूँ तो सारी हार्ड डिस्कें मुझे यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी जो मैंने फिज़िकल वॉल्यूम में मैप की हैं। तो अभी हमने एक ही हार्ड डिस्क को मैप की थी, इसीलिए यहाँ पे एक ही फिजिकल वॉल्यूम हमें एक ही नज़र आ रहा है, और इसको ऐड वॉल्यूम ग्रुप में डिफाइन करेंगे। मल्टीपल हार्ड डिस्क को मिलाकर एक वॉल्यूम ग्रुप भी बना सकते हो, तो बट अभी हमारे पास एक ही फिजिकल हार्ड ड्राइव है तो हम एक ही हार्ड ड्राइव के ऊपर ही काम करेंगे। देन उसके बाद फिर दोबारा क्लिक करना होगा ऐड वॉल्यूम पे। दोबारा ऐड वॉल्यूम पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें वन हार्ड डिस्क का जो ग्रुप हमने बनाया था हमें यहाँ पे शो करेगा। वॉल्यूम का नाम आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नाम से, तो मैंने यहाँ रखा NFS। डिस्क्रिप्शन देना चाहे ओनली फॉर होम लैब। कितना MB स्पेस एलोकेट करना चाहते हैं? बेसिकली यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पॉइंट नज़र आते हैं, बट यहाँ पर अभी हमें माउंट एक नज़र नहीं आ रहा जिसको बोलते हैं कि आप कितनी कैपेसिटी रखना चाहते हैं। तो यहाँ MBs में लिखा रहा है स्पेस, एटलीस्ट इसको ये दिखाना चाहिए। तो एक बार ये मुझे चेक करना होगा कि ये क्यों नहीं दिखा रहा। हमने जब इसको वैल्यूज़ जब डिफ़ाइन करने लगे थे तो यहाँ पर रिक्वायर्ड स्पेस का एक ऑप्शन अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक सर्विसेज की एक्टिवेट करनी होगी, जो कि सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा NFS सर्वर, तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है, इसको मैं इनेबल करूँगा और उसके बाद की सर्विस भी स्टार्ट करूँगा। ऐसे बहुत सारी सर्विस स्टार्ट कर सकता हूँ। CIFS सर्विसेज, तो इसको भी इनेबल कर देता हूँ मैं और इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। बाकी आपको अगर FTP सर्वर भी इनेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं। iSCSI अभी हम इस इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस स्टोरेज के ऊपर हम iSCSI भी डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली, तो अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं वापस अपने वॉल्यूम पे आता हूँ, देन ऐड वॉल्यूम।
इसमें कुछ हमें कहीं मिस किया है, मुझे को दोबारा चेक करना होगा। मैं तब तक के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ। Yes, problem is resolved. So we have just rebooted the VM. Now the service are running. Then मैं इसमें वॉल्यूम डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा for ESXi storage स्पेस में हम पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं, पूरा पूरा साइज भी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे आप इसे। और एक्स फाइल सिस्टम आप यूज़ करेंगे या ext3 भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं XFS यूज़ करूँगा और इसे क्रिएट करूँगा। ये बेसिकली क्रिएट किया जा रहा है NFS के लिए। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे टैब पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरी ये पर्टिकुलर एक डिस्क क्रिएट हो जाएगी डेडिकेट फॉर द फाइल सिस्टम के लिए, जो कि NFS के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो 385 GB कैपेसिटी हमें नज़र आ रही है और फ्री स्पेस 385 GB है, जिसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को एडिट भी कर सकते हैं और इसके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों को सिंपल स्टेप्स करने हैं। तो अभी हम लोगों ने एक डिस्क इसमें वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग इसको मैप करेंगे NFS सर्विसेज के साथ। तो जैसे कि मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले बताया था कि NFS सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होती हैं, इसको मैंने इनेबल कर लिया था। उसके बाद इसको शेयर पे क्लिक करेंगे फॉर ESXi स्टोरेज, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो यहाँ पर एक आएगा क्रिएट सब फोल्डर। क्रिएट सब फोल्डर पे क्लिक करने पर ये एक फोल्डर प्रॉपर्टी ओपन करेगा। सॉरी, फोल्डर का नाम देना होगा मुझे यहाँ पे, तो मैंने रख दिया इसमें वन डिस्क। देन क्रिएट सब फोल्डर एक हमने क्रिएट किया। इस फोल्डर पे जैसे क्लिक करेंगे देन उसके बाद एक ऑप्शन आएगा मेक शेयर पे आने के बाद सबसे पहले आपको देना है पब्लिक गेस्ट एक्सेस देना होगा कि शेयर हम एक्सेस किसको देना चाह रहे हैं, पब्लिक को देना चाह रहे हैं, जो पब्लिक गेस्ट हमारे यूज़र्स होंगे। तो ये जो हमने पहला स्टेप क्रिएट किया था होम नेटवर्क के नाम से 172.16.00 था। SMB CIFS सर्विसेज, अगर आप इसको नो रखेंगे तो ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रीड ओनली एक्सेस देना चाहें तो दे सकते हैं आप इसको, या रीड राइट भी आप दे सकते हैं। रीड राइट देने के बाद जैसे ही मैं इसको अपडेट करूँगा तो ये सर्विसेज इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। सेम ऐसे ही NFS के लिए भी है। NFS को भी मैं रीड राइट की परमिशन दूंगा और इसको भी मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा और ये अपडेट हो जाएगा। देन HTTP वेब सर्वर, FTP और rsync अगर आप अपनी अकॉर्डिंगली आपके इन्वायरमेंट में ज़रूरत है तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हमसे सिर्फ इसको अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे। ये एक लोकेशन है जिसमें कंप्लीट आपका NFS स्टोरेज यहाँ पर आपका ये एडिट किया जाएगा इस लोकेशन पे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नोट पैड पे आके इसको पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V। तो ये नोटपैड पे हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया। सर्वर का जो IP होगा 172.16.1.232 होगा और NFS की जो माउंट ड्राइव होगी वो ये लोकेशन होगी। तो अब हम लोग अपने ESXi सर्वर्स पे लॉगिन कर लेते हैं और उसके ESXi सर्वर पे हम अगर देखें तो लॉगिन है तो हम लोग vCenter से लॉगिन कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, या तो ESXi सर्वर से भी स्टोरेज ऐड कर सकते हो या vCenter सर्वर से जाकर भी वहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको अब ऐड करने जा रहा हूँ vCenter से। तो vCenter का जो IP एड्रेस है 172.16.1.231, इसको एंटर प्रेस करेंगे हम लोग और ये vSphere क्लाइंट हमारा UI क्लाइंट खुलेगा। एडमिनिस्ट्रेटर हमारा यूज़र है और पासवर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ वही इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। पूरी लैब में जो हमारा पासवर्ड रहेगा VMware1 रहेगा इसमें। और यहाँ पर आपको एक vCenter एक है, उसके अंडर में एक डेटा सेंटर DC के नाम से है और उसमें ये 3 हाइपरवाइज़र हैं, जिसमें से फर्स्ट हाइपरवाइज़र पे हमारी 2 VM काम कर रही हैं, VCSA और ओपन फाइलर भी यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो हम इस ओपन फाइलर की कॉन्फ़िगरेशन NFS की हम इसको ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इस ESXi सर्वर पे स्टोरेज के टैब पे जाएंगे, न्यू डेटा स्टोर इसको सेलेक्ट करेंगे। डेटा स्टोर में VMFS लेना है या NFS, तो हम यूज़ करेंगे NFS।
क्लिक करेंगे नेक्स्ट। तो वर्जन हम यूज़ करने जा रहे हैं 3। हम 4.1 को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 4.1 Kerberos ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल सपोर्ट चाहिए होता है, बट हमारा जो ओपन फाइलर है वो 3 NFS 3 को ही सपोर्ट करता है। तो इसके बस को हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेटा स्टोर का नाम हम क्या रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ रखा है NFS vol_1। फोल्डर की लोकेशन क्या है, फोल्डर की लोकेशन जो हम लोगों ने यहाँ से कॉपी किया था इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और इस लोकेशन को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर देंगे। देन सर्वर का आईपी क्या रहेगा, सर्वर का आईपी 172.16.1.232। देन उसके बाद माउंट NFS रीड ओनली। अगर इसको हम रीड ओनली करेंगे तो एक्सेस तो होगा बट रीड ओनली में रहेगा, तो अभी हमें रीड राइट सब कुछ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम अपनी टैम्पलेट फाइल, VM की मास्टर टैम्पलेट फाइल रख सकते हैं, ISO इमेजेस रख सकते हैं, VM भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो ये हम उस पर्पज़ के लिए इसको अपनी लैब के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिनिश पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये स्टोरेज हमारे डेटा स्टोर में ऐड हो गई है। तो डेटा स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये NFS वॉल्यूम के नाम से यहाँ पे आपको प्रेजेंट करेगा 384 GB का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो देन आपको यहाँ पर ये सिर्फ NFS वॉल्यूम के नाम से आपको डायरेक्टरी नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पे रन पे जाने के बाद /172.16.1.232 लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये CIFS एक्सेस होगा। CIFS नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर्स में ये सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट डिनाइड में होती है, क्योंकि कई बार NFS का सर्विसेज के लिए SMB आपको एक्टिवेट करना होता है। जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट कनेक्ट टू द फाइल शेयर बिकॉज इट इज़ नॉट सिक्योर, द शेयर रिक्वायर द obsolete SMB1 protocol which is unsafe and could expose your system attack. Your system require SMB or hire more information resolve this issue. सीधा Microsoft, आप इस Microsoft के लिंक पे जाएंगे, वहाँ से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि NFS स्टोरेज हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैप कर लिया है। सेम स्टोरेज सेम टाइम पे अगर आप इसको मैप करना चाहते हैं मल्टीपल यूज़र्स के बीच में, मल्टीपल नॉट यूज़र मल्टीपल होस्ट के बीच में करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ NFS वॉल्यूम पे राइट क्लिक करना है। ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर माउंट डेटा स्टोर टू एडिशनल होस्ट। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको एडिशनल होस्ट की यहाँ लिस्ट नज़र आएगी, किस किस होस्ट के ऊपर आप इसको करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास इनकम्पेटिबल में ये दो होस्ट हैं 234 235, जो कि अभी रनिंग में नहीं है, ये पावर ऑफ कंडीशन में है, तो अभी ये ऐड नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर ये कंपेटिबल होस्ट की लिस्ट में यहाँ पे ये सर्वर्स के IP आपको नज़र आएंगे तो उनको सेलेक्ट करके ओके पे आप क्लिक कर सकते हो, देन आपका स्टोरेज उनके साथ मैप हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक लैब जिसमें मैंने आपको NFS कैसे क्रिएट करते हैं ओपन फाइलर में और कैसे मैप करते हैं और इसकी सारी इंस्टॉलेशन करके दिखाई। थैंक यू वेरी मच।